हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है थर्ड पेयर ऑफ शू प्रिंट। ये मूवी रिसेंटली रिलीज चाइनीज मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और मूवी का एंड आपको जरूर हैरान करेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने मूवी को थोड़ा आसान बनाने के लिए मूवी में कैरेक्टर्स के नाम थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं। तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी एक खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी को बाहर गार्डन के बीचों बीच छिपाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसी गार्डन का क्लीनिंग स्टाफ आकर जब वहां की सफाई करता है तो उस गार्डन में लड़की की डेड बॉडी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है। देखते ही देखते लाश के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ऑफिसर यान भीड़ से निकलकर अपनी टीम के पास जाता है और उनसे क्राइम सीन से मिले क्लूज के बारे में पूछता है। ऑफिसर यूकी बताती है कि विक्टिम की एक तरह की स्लीव कटी हुई है, सर में चोटों के निशान है और ऐसा लगता है कि बॉडी को घसीटकर यहाँ तक लाया गया है। तो इसके बाद एक ऑफिसर घसीटने के निशान को फॉलो करता है। वो निशान एक पत्थर तक जाते थे जिसमें कोई चिपचिपी चीज लगी हुई थी। जब ऑफिसर देखता है तो वो चिपचिपी चीज उसी विक्टिम का खून था। इसका मतलब विक्टिम के सर को इसी पत्थर से पटक पटक कर मारा गया था। यहाँ एक नई बात और पता लगती है कि विक्टिम का आईडी कार्ड, वॉलेट और फोन तीनों चीजें मिसिंग थी। इसे देखकर ऑफिसर यान को ये चोरी का मामला लगता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि चोरी करने के बाद किलर ने विक्टिम की डेड बॉडी को उधर फ्लावर बेड में क्यों रख दिया, जबकि वो चाहता तो बॉडी को यहीं पड़ा रहने देता। अगली सुबह इंटरनल मीटिंग में सारे ऑफिसर्स एक दूसरे से विक्टिम से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। यहाँ पता चलता है कि विक्टिम की जिस जगह मौत हुई थी वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जिस कारण वहाँ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं थे। साथ ही साथ क्राइम सीन से विक्टिम के अलावा 3 और लोगों के फुटप्रिंट्स बरामद हुए थे जो वहाँ घटना से पहले मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की। इसलिए यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि वह 3 लोग उस लेडी के किलर होंगे या फिर उन्होंने उस लेडी को मारने का एक साथ प्लान बनाया होगा। लेकिन पहेली ये थी कि सिर्फ एक मामूली सी औरत को मारने के लिए 3 आदमी एक साथ क्यों गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए इन्हें विक्टिम का नाम और पहचान पता करना होगा। ऑफिसर यूकी बताती है कि क्राइम सीन से केवल 500 मीटर की दूरी पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमें वहां जाकर विक्टिम के बारे में पता करना चाहिए। तो चीफ ऑफिसर यान इस काम को अपने 2 ऑफिसर्स जैक और ऑफिसर रैन को देता है। आगे जब ये दोनों उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो इनके लिफ्ट में उसी हॉस्पिटल की 2 नर्सेज आकर सैरा नाम की एक स्टाफ के बारे में बात करने लगती हैं कि सैरा ने आज हॉस्पिटल में फिर से छुट्टी ले ली, वो काफी मनमौजी है। जैक इनकी बात काटकर कहता है, एक सेकेंड, ये सैरा कौन है? तो नर्स बताती है वो यहाँ की न्यूरो सर्जन है। उन्हें आज एक इम्पोर्टेंट सर्जरी करनी थी लेकिन वो आई नहीं। आगे जैक हॉस्पिटल से लौटकर मिस्टर यान को सैरा से जुड़ी सारी कलेक्टेड जानकारी बताता है। वो बताता है कि सैरा एक न्यूरो सर्जन है। हमने हॉस्पिटल से पता किया तो पता लगा कि सैरा के ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन उसका पार्क नाम से एक बॉयफ्रेंड था। पार्क फिलहाल शहर से बाहर है, इसलिए हमें उसके कल तक लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। यान बोलता है, ठीक है, तो तब तक तुम विक्टिम का कॉल रिकॉर्ड पता करो कि उसने मरने से पहले किसे कॉल किया था। इसे सुन जैक अपनी तहकीकात में लग जाता है। अगली सुबह पार्क के दूसरे शहर से लौटते ही पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर उससे इंक्वायरी करती है। ऑफिसर यान कहता है, परसों तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ गए थे? पार्क कहता है, मैं उसके साथ डेट पर गया था और 10 बजते ही हमारी डेट खत्म हो गई थी। यान कहता है, डेट खत्म होने के बाद तुम किधर गए थे? पार्क हिचकते हुए कहता है, मैं ये नहीं बता सकता। मुझे बताने से पहले ये जानने का हक है कि आप मुझसे ये सारे सवाल क्यों कर रहे हो। तब यान बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो चुका है और ये घटना उसी रात हुई है जिस रात तुम उसके साथ डिनर में गए थे। तो इसे सुन पार्क रोने लगता है। हालांकि पार्क का एक भी बूंद आंसू नहीं बहता और यान को ये भी पता था कि वो नाटक कर रहा है। तभी यान को ऑफिसर जैंग का कॉल आ जाता है। जैंग फोन पर बोलता है, मरने से पहले सैरा ने 3 बार जोआना नाम की किसी लड़की को कॉल लगाया था, फिर 4 बार उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड ने मिस कॉल करा था और एक बार उसे साइमन का भी मिस कॉल आया था। मुझे हॉस्पिटल फाइल देखने पर पता चला कि साइमन सैरा के ही हॉस्पिटल में काम
करने वाला उसका कलीग है। ऐसा बताकर जैंग कॉल काट देता है। इधर यान पार्क से कहता है, तुमसे सारा ने कभी जोआना नाम की किसी लड़की का कोई जिक्र किया था? पार्क कहता है, जोआना सारा के हॉस्पिटल में काम करने वाली उसकी कोवर्कर है और वह दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं। यान बोलता है, अच्छा अब बताओ तुम डेट से छूटने के बाद किधर गए थे? तो पार्क कहता है, मैं अपने घर गया था और मेरी मॉम इस बात को साबित कर सकती है। आगे यान और यूकी जोआना से इन्वेस्टिगेट करती हैं। तो जोआना बताती है, जिस घटना वाली रात मुझे सारा ने मिस कॉल किया था उस समय मैं अपने काम में बिजी थी और बाद में उसे दोबारा कॉल करना भूल गई। हालांकि यान को ये बात पूरी झूठ लगती है, लेकिन तभी यूकी पूछती है, क्या इस हॉस्पिटल में कोई आदमी सारा का खास दोस्त था? जोआना कहती है, मैं और मेरे फियांसे साइमन के अलावा सारा हॉस्पिटल में किसी से बात नहीं करती थी। दरअसल सारा न्यूरो सर्जरी में साइमन की सबऑर्डिनेट थी, इसलिए दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना था और दोनों काफी क्लोज भी थे। तो इसके बाद यान डॉक्टर साइमन से मिलकर उनसे तहकीकात करता है। यहाँ यान पूछता है, तुमने सितंबर की रात 2 बजे सारा को मिस कॉल किया था? साइमन कहता है, मैंने सारा को इसलिए मिस कॉल किया था क्योंकि अगली सुबह हम एक सर्जरी परफॉर्म करने वाले थे, तो मैं आखिरी बार कंफर्म करके पूछना चाहता था कि वो आएगी या नहीं, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया और फिर अगली सुबह मुझे एक दूसरी सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर वो सर्जरी फिनिश करनी पड़ी। ये पता करने के बाद यान सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर उससे उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ सर्जरी से पहले डॉक्टर्स अपने शूज रखा करते हैं। तो यान को पता लगता है कि सर्जन्स अपने जूते हॉस्पिटल में बने एक कैबिनेट के अंदर रखते थे। इसके बाद यान उस कैबिनेट में साइमन के जूते चेक करता है, तो उसके एक जूते पर नीचे से काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो किसी कीचड़ वाले इलाके में गया था। दोस्तों, जहाँ सारा का मर्डर हुआ था वहाँ भी काफी मिट्टी थी, इसलिए यान को साइमन पर शक हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट निकलवाने पर पता चलता है कि साइमन के जूते से मिले पैटर्न क्राइम सीन से मिले अवशेषों से काफी अलग थे। इसे सुन यूकी निष्कर्ष निकालती है कि उन्हें इस केस को मर्डर से ज्यादा एक रॉबरी के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि हाल ही में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके मुताबिक विक्टिम की मिडिल फिंगर पर किसी तरह के स्क्रैचेस मिले हैं, जैसे उसकी उंगली से कोई चीज जबरदस्ती निकाली गई थी। ऑटोप्सी वालों ने बताया है कि विक्टिम की उस उंगली में कभी सोने की रिंग हुआ करती थी। यान कहता है, ठीक है, अगर ये वाकई रॉबरी का मामला है तो किलर उतनी सावधानी नहीं बरतेगा। वो कहीं ना कहीं विक्टिम के चुराए हुए मोबाइल फोन और सोने की रिंग को बेचने की कोशिश करेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कहो कि विक्टिम के फोन को ट्रैक करे और ऐसी पॉइंट शॉप के बारे में पता करे जिसमें वो किलर उस रिंग को बेच सकता है। तो इसके बाद यूकी और रैन फोन को ट्रेस करती हैं, तो उन्हें एक मोबाइल स्टोर का एड्रेस मिलता है। इत्तेफाक से जैक उसी स्टोर के पास से गुजर रहा था, इसलिए वह दोनों पार्क को ये खबर बता देती हैं। दूसरी तरफ एक आदमी उस फोन को बेचने आया था, जिसे पुलिस ट्रेस कर रही थी। यहाँ ओनर जब फोन के वॉलपेपर में एक औरत की तस्वीर देखता है, तो उसे पहले से ही शक हो जाता है कि ये फोन चोरी किया हुआ है, लेकिन उसे अपना धंधा करना था, इसलिए वो उस फोन को बेचने मान जाता है। उस आदमी के जाने के ठीक थोड़ी देर बाद वहाँ जैक पहुँचता है, मगर अब तक रॉबर फोन बेचकर कब का जा चुका था, इसलिए जैक वहाँ की सीसीटीवी चेक करता है। मगर रॉबर इतना शातिर था कि वो कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट से बचकर वहाँ से भाग चुका था। आगे जैक जब इस बारे में अपने डिपार्टमेंट को बताता है, तो ऑफिसर्स कहते हैं, कम से कम इसे ये तो पता लगा कि हमारी रॉबरी वाली थ्योरी सही थी और रॉबर को वाकई पैसों की किल्लत है, इसलिए उसने इतनी जल्दी विक्टिम के फोन को बाजार में बेचने का सोचा। शायद किलर दोबारा यही गलती करेगा और विक्टिम की रिंग को बेचने के लिए एक ज्वेलरी पॉन शॉप की तरफ जाएगा। ऑफिसर रैन कहती है, इसलिए हमने पहले ही हमारे शहर के सभी पॉन शॉप ओनर को सतर्क कर दिया है कि अगर कोई सस्पिशियस आदमी हाल फिलहाल में सोने की रिंग को बेचने की कोशिश करे तो वह हमें इन्फॉर्म कर दे। तभी वहाँ ऑफिसर यूकी आकर बताती है कि एक पॉन शॉप ओनर ने कंप्लेन की है कि किसी आदमी ने उसे विक्टिम के आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके वो रिंग बेचने की कोशिश की, इसलिए पॉन शॉप के मालिक ने उस रॉबर को अपनी दुकान में फंसा रखा है। इसे सुन पुलिस फौरन उस पॉन शॉप में जाकर उस रॉबर को रंगे हाथों अरेस्ट कर लेती है। इस रॉबर का नाम जाओ था। जाओ पर यान इल्जाम लगाती है कि उसी ने विक्टिम का मर्डर किया है ताकि विक्टिम का वॉलेट
वॉलेट और बाकी सामान चुरा सके, लेकिन जाओ इस इल्जाम को मानने से मना कर देता है। वो कहता है मैंने विक्टिम का सामान जरूर चुराया था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जाओ रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी टक्कर सारा के वॉलेट से हुई थी। वो वॉलेट देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, वैसे ही उसकी नजर सारा की लाश पर पड़ी और वो वहां से घबराकर भागने लगा। लेकिन फिर उसे वॉलेट के बारे में याद आया, इसलिए वो दोबारा वॉलेट के पास गया। वॉलेट के अंदर काफी सारे पैसे थे, इसलिए उसने वो वॉलेट चुरा लिया और साथ ही साथ गार्डन में फंसी हुई सारा की उंगली से उसकी रिंग भी चोरी कर ली। जाओ प्रेजेंट में कहता है मुझे लगा कि वो लेडी किसी वजह से गार्डन में बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने उसे उठाने या पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की। तो जाओ की बातें सुनने के बाद पुलिस की एक टीम जाओ के घर जाती है और वाकई उन्हें जाओ के घर से सारा का वॉलेट बरामद होता है। अगली सुबह मीटिंग के वक्त पता चलता है कि जाओ वाकई निर्दोष था, क्योंकि जिस एरिया से विक्टिम की स्लीप फटी हुई थी उस एरिया से जाओ के टिश्यूज मैच नहीं हो रहे थे। इसका मतलब किलर कोई दूसरा आदमी है। आगे रात के वक्त पार्क अकेले में सिगरेट पी रहा होता है, तभी एक कपल पार्क के पास आकर उससे उसकी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगते हैं, लेकिन लाइटर से आग जलाते वक्त ही पार्क के दिमाग को याद आता है कि मर्डर वाली रात उसने भी एक कपल से ठीक इसी जगह पर लाइटर मांगा था, लेकिन गलती से वो लाइटर पार्क के पास छूट गया। इसलिए पार्क उस लाइटर को सीधा यान के पास ले जाता है और उसे घटना वाली रात की एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। दरअसल पार्क जब सारा के साथ डेट पर गया था, तब पार्क ने अपनी सिगरेट जलाने के लिए एक आदमी को अप्रोच किया था। उस आदमी की साइड एक औरत खड़ी थी और उस आदमी ने चमकीले चश्मे पहने हुए थे, लेकिन वो उन दोनों के चेहरे को पूरी तरह से देख नहीं पाया। और अचानक सिगरेट जलाने के बाद जब पार्क वापस सारा के पास लौटा तो सारा घबराई हुई थी। वो पार्क को झूठ बोलकर वहां से निकल गई और पार्क भी ठीक 11 बजे अपने घर लौट आया। दोस्तों यहाँ पार्क के द्वारा बताए गए आदमी का डिस्क्रिप्शन डॉक्टर साइमन से मेल खाता था, क्योंकि साइमन भी चश्मा लगाते थे। आगे ऑफिसर्स उस लाइटर के मालिक का पता करने के लिए एक ट्रेन जर्मन शेपर्ड को उस लाइटर की स्मेल सूंघवाते हैं और उससे क्राइम सीन के पास वाले एरिया में ले चलते हैं। काफी देर बाद वो डॉग ईंट पत्थरों के पास आकर रुकता है, जैसे उसे वहाँ कुछ मिला हो। जब ऑफिसर यान उन ईंटों को हटाते हैं तो उन्हें मिट्टी के अंदर से किसी के चश्मे का स्क्रू मिलता है। तभी सीन डॉक्टर साइमन पर शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि साइमन के पास एक पुराना चश्मा था जो हाल फिलहाल में टूटा था। साइमन इस चश्मे को देखकर इमोशनल होता है, क्योंकि ये चश्मा उसे उसकी माँ ने शहर लौटने से पहले गिफ्ट किया था और साइमन की इससे कई सारी यादें जुड़ी थी। आगे यूकी और यान साइमन के एक कलीग से मिलकर उससे साइमन के बारे में पता करते हैं, तो वो बताता है कि साइमन और जोआना ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वैसे ये बताने लायक बात तो नहीं, लेकिन जोआना के फादर हॉस्पिटल के डीन रह चुके हैं और वह बहुत जल्द इस्तीफा देकर अपने दामाद यानी साइमन को हॉस्पिटल का नया डीन बना देंगे। यूकी कहती है तो आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साइमन ने डीन की बेटी से इसलिए शादी करने का फैसला किया ताकि वो नया डीन बन सके? डॉक्टर कहता है जी नहीं, शायद आप मेरी बात को गलत ले गईं। तभी यान गुमे हुए लाइटर की फोटो दिखाकर कहता है क्या आपको कोई अंदाजा है कि ये लाइटर किसका होगा? डॉक्टर बोलता है मैं कुछ नहीं कह सकता। यान कहता है दिमाग में जोर डालिए, हो सकता है कि आपने इस लाइटर को डॉक्टर साइमन के पास कभी देखा हो, लेकिन वो डॉक्टर इस पर साफ मना कर देता है। मगर तभी उस डॉक्टर को साइमन से रिलेटेड एक दूसरी बात याद आती है। वो बताता है कि कुछ महीनों पहले डॉक्टर साइमन की फाइल से एक कागज का टुकड़ा गिर गया था। जब क्लीनर उस कागज को उठाने आगे बढ़ी तो साइमन ने क्लीनर को बस इतनी सी बात पर इतना ज्यादा डांट दिया कि वो क्लीनर वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। यान बोलता है क्या डॉक्टर साइमन की वो रिपोर्ट मैं देख सकता हूँ? तो इसके बाद हॉस्पिटल का एक स्टाफ यान को साइमन की गैर हाजिरी में उसके ऑफिस तक ले जाता है। ऑफिस के डेस्क में फाइनली यान को वो कागज मिलता है जिसके बारे में उसे डॉक्टर ने बताया था, मगर ये कागज किसी हेलन नाम की लेडी का मामूली सा प्रिस्क्रिप्शन पेपर था। इस कागज की यूकी तस्वीर खींच लेती है और यान फिर से उस कागज को पहले जैसा रख देता है। आगे यान से मिलने उसी का एक ऑफिसर जैक आता है। जैक ने सारी चश्मे वाली दुकानों से पता किया था कि जिस ग्लास का स्क्रू इन्हें क्राइम सीन से मिला है वो ग्लास मार्केट में आउटडेटेड है और वैसे ग्लासेस आज के जमाने में नहीं मिलते। ऐसा कहकर वो यान को उस ग्लास का एक सैंपल देता है जो उसे बड़ी मुश्किल से मिला था। तब यान भी जैक को साइमन के डेस्क से मिला प्रिस्क्रिप्शन पेपर दिखाता है। पेपर को देखकर जैक बोलता है अजीब है, साइमन एक न्यूरोसर्जन है, फिर हेलन नाम की इस औरत ने उसे गायनोकोलॉजिस्ट टेस्ट की रिपोर्ट क्यों दी? तो इसे सुन यान का भी इस बात पर ध्यान जाता है
है और उसे साइमन की पेशेंट लिस्ट निकलवाने पर पता चलता है कि साइमन की किसी पेशेंट का नाम हेलन नहीं था। इसका मतलब यकीनन हेलन और साइमन के बीच कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा जिसे ये दोनों छिपा रहे थे और शायद इसी रिश्ते की पहेली उनका ये केस सॉल्व कर दे। आगे डिपार्टमेंट में यूकी आकर बताती है कि मैंने हेलन के बारे में पता किया। हेलन इसी शहर में रहने वाली एक सिंगल मदर है। कुछ सालों पहले हेलन का पति चल बसा था, इसलिए हेलन तब से अकेले अपने इकलौते बच्चे के साथ रह रही है। हेलन की शिजुका नाम की एक दोस्त भी है। यान कहता है, पहले तुम शिजुका से मिलकर हेलन के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठा करो और फिर हम हेलन को डायरेक्ट कन्फ्रंट करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर साइमन को प्रमोट करके उसे हॉस्पिटल का नया डायरेक्टर बना दिया गया था और सभी साइमन के लिए काफी खुश थे। थोड़ी देर बाद साइमन चुपके से हेलन के घर आकर उससे मिलता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि साइमन का बिहेवियर रियल लाइफ में काफी अलग था। वो अपने कलीग और बाकी डॉक्टर्स के सामने जानबूझकर नेब बनता था ताकि डीन का पोस्ट पा सके और फाइनली साइमन ने डीन की बेटी को फंसाकर डीन का पोस्ट पा लिया था। लेकिन जाने क्यों साइमन को इस पोस्ट से नफरत होने लगी थी, क्योंकि सब कुछ पाकर भी वो हेलन के साथ नहीं रह सकता था। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ बितानी पड़ेगी जिसे वो प्यार ही नहीं करता। हेलन कहती है, मगर यही तो तुम हमेशा से चाहते थे। तो साइमन अनमने ढंग से इस पर हामी भरता है और हेलन को अपनी बाहों में घसीट लेता है। अगले दिन तक दोनों फिजिकल होते हैं और अगली सुबह जब हेलन नींद से उठती है तो तब तक साइमन जा चुका था। साइमन जाने से पहले हेलन के लिए एक लेटर लिखकर गया था। उसमें लिखा था, ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद शायद हम दोनों जिंदगी भर ना मिले, इसलिए मैं तुम्हारे नाम मेरा सबसे अहम तोहफा छोड़कर जा रहा हूँ। हेलन देखती है कि साइमन उसके लिए उसका पुराना वाला चश्मा छोड़कर गया था। दूसरी तरफ यूकी हेलन की बेस्ट फ्रेंड शिजुका से साइमन के बारे में पता करती है तो शिजुका बताती है कि एक दिन हेलन के बेटे की हालत काफी सीरियस हो गई थी। ऐसे में वो साइमन के हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने चली गई। इसी बीच साइमन और हेलन एक दूसरे से मिले। उन दोनों ने एक दूसरे को समझा। हेलन की तमन्ना थी कि वो साइमन से दूसरी शादी करे और अपने हस्बैंड की मौत को भुला दे, लेकिन साइमन के लिए उसका करियर इम्पोर्टेंट था और उसने हेलन को बता रखा था कि वो बहुत जल्द डीन की बेटी से शादी करने वाला है। इनफैक्ट दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी साइमन खुद को रोक नहीं पाया। उसने हेलन को प्रेग्नेंट कर दिया। हालांकि साइमन के लिए उसका करियर इतना इम्पोर्टेंट था कि उसने ये बात ना फैले, इसके लिए हेलन का अबॉर्शन तक करवा दिया था। यूकी कहता है, साइमन बड़ा चालाक आदमी है। उसने एक औरत का इस्तेमाल पैसों के लिए किया और दूसरी का प्यार पाने के लिए। अगली सुबह ऑफिसर यान के कोवर्कर्स को साइमन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसमें साइमन ने सेम वही चश्मा लगा रखा था जिसका स्क्रू इन्हें मिला था। लेकिन ऑफिसर यान कहता है, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, हमें चश्मे की कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी होगी और इसके लिए हमें साइमन का वो ओरिजिनल चश्मा चाहिए। दूसरी तरफ यूकी सीधा हेलन से मिलकर उसे अप्रोच करती है। दोनों बात करने हेलन के घर के अंदर जाते हैं, मगर घर में एंटर करते ही सारा की नजर जिप्पो कंपनी के लाइटर ऑयल पर पड़ती है। सेम इसी कंपनी का लाइटर सस्पेक्ट से छूटकर पार्क के हाथ में चला गया था। टेबल की तरफ बैठते ही यूकी को वहाँ पर चश्मे का डब्बा दिखाई देता है। इस डब्बे को वो छिपाकर अपने पास रख लेती है और उससे साइमन और उसके रिलेशन के बारे में पूछती है। तो हेलन इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाती। वो कहती है, जब तक साइमन शादीशुदा नहीं है तब तक हमारा ये रिलेशन भी जायज है। यहाँ यूकी को साफ दिखाई दे रहा था कि हेलन साइमन से बहुत प्यार करती है और वो इतनी जल्दी अपने गुनाह को नहीं मानेगी। इसलिए यूकी हेलन को उस पार्क की तरफ ले जाती है जहाँ लाइटर की अदला बदली हुई थी। यूकी हेलन को बताती है कि इस जगह पर विक्टिम सारा और उसके बॉयफ्रेंड पार्क ने एक कपल को नोटिस किया और मुझे यकीन है कि वो कपल जरूर तुम और साइमन रहे होगे। तो हेलन इस बात को काफी छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, उस रात पार्क को लाइटर देने वाला उसी का बॉयफ्रेंड साइमन था। अगली सुबह यूकी डिपार्टमेंट जाकर वहाँ साइमन का चश्मा देती है तो ये लोग उस चश्मे के अंदर वो मिसिंग स्क्रू डालकर चश्मे को अच्छे से चेक करते हैं तो ये चश्मा पूरी तरह मैच हो रहा था। इसका मतलब साइमन ही सारा का किलर है। आगे पुलिस ऑफिसर साइमन से उसका गुनाह कन्फेस करने के लिए उसे कस्टडी में लाते हैं। यहाँ ऑफिसर यान उसे बताता है कि तुमने घटना वाली रात जिस वक्त पार्क को लाइटर दिया था उसी वक्त तुम्हें दूसरी लड़की के साथ सारा ने देख लिया। ये चीज तुमने भी भाप ली और तुम उसी वक्त घबरा कर भाग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम सारा से मिलने दोबारा आए। तुमने सारा से दलीलें की कि वो हेलन के बारे में डीन या फिर उसकी बेटी को ना बताए, मगर सारा नहीं मानी और फिर इसलिए तुमने सारा का मर्डर कर दिया।
साइमन पुलिस की इस थ्योरी को झूठा बतलाता है, मगर पुलिस के पास साइमन के खिलाफ सारे सबूत थे। इनफैक्ट उन्होंने हेलन से इस बात की भी गवाही उगलवा ली थी कि उस रात साइमन उसके साथ बीजिंग पार्क में था, जहां सैरा और पार्क गए थे। इतना ही नहीं, साइमन के पास कोई ढंग की अलीबाई भी नहीं थी, जिस वजह से वो चारों तरफ से फंस गया था। साइमन बताता है, उस रात हेलन को ड्रॉप करने के बाद मैं अकेले में सैरा से जाकर मिला। वो सच में मेरी डीन से कंप्लेन करने वाली थी, लेकिन मैंने सैरा को लालच दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं हॉस्पिटल का डीन बनकर उसका भी प्रमोशन करवा दूंगा। लेकिन सैरा जिद्दी थी, वो मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया, जिससे गलती से मेरा चश्मा ईंट से टकराकर टूट गया और दूसरी ओर सैरा एक बड़े से पत्थर से जा टकराई, जिससे वो मरने लगी। उसका मरना मेरे लिए फायदे का सौदा था, इसलिए मैंने उसे मरने दिया, मगर मैं उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने उसकी लाश को घास के पास छिपा दिया ताकि सुबह होने तक इसके बारे में किसी को पता ना चले। इस घटना के कुछ घंटों बाद मैं क्राइम सीन में वापस लौटा। मैंने सैरा की सांसें चेक की तो वो वाकई मर चुकी थी। दिन ब दिन मुझे सैरा की मौत का गम सताने लगा। इवन एक बार अपने आप को सरेंडर करने के लिए मैं पुलिस स्टेशन की दहलीज तक पहुंच गया था, लेकिन उतने में मुझे डीन का कॉल आ गया। उन्होंने मेरे लिए नेक्स्ट डायरेक्टर बनने का फॉर्म फिल कर दिया था। इस कॉल के बाद मेरा इरादा बदल गया। मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नजर आया और इसलिए मैंने अपने क्राइम को सबसे छुपाने की कोशिश की। साइमन का कन्फेशन सुनकर ऑफिसर यान अपना आखिरी सवाल पूछता है कि तुमने घटना वाले वक्त कौन से कलर के जूते पहने थे, तो साइमन उन्हें भूरे रंग के जूतों की तरफ इशारा करता है जो उसके लॉकर में रखे मिले थे। तो साइमन के कन्फेशन से केस सॉल्व हो गया था, मगर फिर भी मिस्टर यान को लग रहा था कि जैसे कुछ न कुछ मिसिंग है। मिस्टर यान बताते हैं कि कन्फेशन में साइमन का कहना था कि उसने ब्राउन कलर के शूज पहने थे, मगर विक्टिम की नेल्स के रिपोर्ट से पता चला कि उसके नील के अंदर ब्लैक जूतों के अवशेष जमा थे। ऑफिसर जैक कहता है, हो सकता है कि वो अवशेष सैरा की उंगलियों में घटना से पहले लगे हों। रैन बोलती है, ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब सैरा नीचे लेटी हुई हो और उसके सामने कोई काले जूते वाला आदमी खड़ा हो। इसका मतलब हो सकता है कि जब सैरा मर रही थी तब उस क्राइम सीन में कोई और ब्लैक जूतों वाला तीसरा आदमी आया था और शायद वही सैरा का असली खूनी था। जैक बोलता है, आप लोग कुछ भी बकवास कर रहे हैं। सारे सबूत इसी और इशारा करते हैं कि साइमन ही खूनी है। और तो और खुद साइमन ने कन्फेस किया है कि उसने सैरा को धक्का दिया था, जिससे वो पत्थर में चोट लगने के कारण मर गई। जैक के ऐसा कहते ही ऑफिस के अंदर यूकी एक नई रिपोर्ट लेकर आती है और सभी को बताती है कि पुरानी वाली रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। दरअसल उस रिपोर्ट में सैरा की मौत का असली रीजन कैच ही नहीं हो पाया था। सैरा की मौत पत्थर से टकराने से नहीं हुई, बल्कि उसका किसी ने गला दबाया था। तो इस रिपोर्ट को सुन सभी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के पूर्व डीन की तबीयत अचानक से सीरियस हो जाती है, इसलिए ऑफिसर यान उन्हें अपना केयर देने आते हैं। इसी दौरान यान की मुलाकात साइमन के कलीग डॉक्टर जोशियो से हो जाती है। यहाँ जोशियो साइमन के पकड़ाने के बाद ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसने साइमन के किलर होने की बात कभी सोची ही नहीं थी, जबकि सच्चाई ये थी कि जोशियो ने ही साइमन को पकड़वाने में उसकी सबसे ज्यादा हेल्प की थी। और साइमन के जेल में जाते ही जोशियो खुद हॉस्पिटल का नया डायरेक्टर बनने वाला था। तो इस चीज को देखकर यान को जोशियो पर शक होने लगा था कि वही सैरा का असली खूनी है। साथ ही साथ जब कमरे से जोशियो जाने लगता है तभी यान की नजर जोशियो के काले जूतों पर पड़ती है और उसका शक जोशियो पर और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। वो अपनी ऑफिसर यूकी से इस बारे में बात करता है तो यूकी भी इस बात पर एग्री करती है। वैसे भी क्राइम सीन में 3 फुटप्रिंट्स थे। पहला फुटप्रिंट पार्क का था, दूसरा साइमन का और तीसरा जरूर जोशियो का रहा होगा। यान कहता है, बिल्कुल, मगर पहले हमें जोशियो के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने होंगे, तभी हम कुछ कर सकेंगे। यान के ऐसा कहते ही वहाँ जैंग आकर बताता है कि मैंने उस अनजान नंबर को ट्रेस किया जिसने हमें साइमन की पुराने चश्मे वाली फोटो भेजी थी और वो नंबर मिस्टर जोशियो के ऑफिस तक ट्रेस हो रहा है। दूसरी तरफ जोशियो को डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था। इसे देखकर वो काफी खुश हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ यान आ जाता है और उसे बताता है, मिस्टर जोशियो, मुझे कभी कभार आप पर शक होता है क्योंकि आपने हमें ऑन टाइम साइमन के बारे में ऐसी डिटेल बताई थी जो सिर्फ ऐसे आदमी को पता हो सकती है जो साइमन का पीछा करे। जोशियो कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? यान कहता है, ये देखिए, हमारे फोन पर जिस आदमी ने साइमन की तस्वीर भेजी थी, मैं इस फोन नंबर पर कॉल करता हूँ। यान के कॉल करते ही वहाँ मिस्टर जोशियो का फोन रिंग होने लगता है। इसे देख जोशियो घबरा जाता है और कहता है, हाँ, आप लोगों को वो फोटो भेजने वाला मैं ही था, लेकिन इसमें गलत क्या है? मैंने आप लोगों की किलर को पकड़वाने में हेल्प की, आप लोगों को मेरा शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन तभी ऑफिसर रैन जोशियो का लॉकर खोलकर उसमें से जोशियो के काले जूते निकालती है
और बताती है कि इन जूतों के तलों पर 2 लंबे स्क्रैचेस खिंचे हुए हैं और जूतों पर लगी हुई मिट्टी भी क्राइम सीन से मेल खाती है। खैर, अगर इन जूतों का मटेरियल सैरा के पंजों में लगे हुए अवशेषों से मेल खा गया तो आप कानूनी तौर पर पकड़े जाएंगे। तो यहाँ जोशियो के पास सिवाय उसका गुनाह कन्फेस करने के कोई ऑप्शन नहीं बचता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जोशियो हमेशा से साइमन से नफरत करता था और वो कभी साइमन को आगे बढ़ता नहीं देख सकता था। एक रात साइमन का पीछा करते वक्त उसने देखा कि साइमन सैरा को अपना मुंह बंद करने के लिए कह रहा था कि वो उसके एक्स्ट्रा रिलेशन के बारे में उसकी फियांसे को ना बताए, मगर इसी दौरान गलती से साइमन ने सैरा को धक्का दे दिया और फिर उसकी बॉडी को गार्डन के पास ले जाने लगा। दूर से ये सब जोशियो देख रहा था। जोशियो के दिमाग में साइमन को फंसाने का एक जबरदस्त प्लान आया। उसने दस्ताने पहनकर सैरा का गला दबाकर उसे जान से मार दिया। मतलब सैरा साइमन के जाने तक जिंदा थी। जोशियो को पता था कि पुलिस किसी तरह साइमन को इस केस का गुनहगार साबित कर देगी और उसके रास्ते के सारे कांटे अपने आप हट जाएंगे। ऐसा बताते ही जोशियो के ऑफिस में एक नर्स कुछ जरूरी फाइल देने आती है। उसी वक्त जोशियो उस नर्स को होस्टेज बना लेता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस और कमांडर्स उस हॉस्पिटल को पूरी तरह कवर कर चुके थे। जोशियो हर तरफ से फंस चुका था, इसलिए ऑफिसर यान जोशियो को समझाता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं। तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, अगर तुम सीधी तरह से सरेंडर कर दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी सजा कम हो जाए, लेकिन यहाँ से भागकर तुम अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल दोगे, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले उनके बारे में सोचो। तो इसे सुन जोशियो खुद सरेंडर करने मान जाता है। आगे पुलिस जोशियो को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है और इस तरह से ये केस काफी कठिनाइयों के बाद सॉल्व हो जाता है। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।